नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 106 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जहां इस सीरीज़ का चैप्टर 1 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम का परिचय। चैप्टर शुरू करें इससे पहले कुछ चीज़ें हम क्लियर करते हैं। देखिए, जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हम उसे समय के हिसाब से 3 भागों में बांटते हैं: प्रारंभिक इतिहास या फिर प्राचीन इतिहास, इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा होता है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा होता है आधुनिक इतिहास। प्राचीन से मध्यकाल और मध्यकाल से आधुनिकता की ओर जो ये संक्रमण है, ये संक्रमण रातों रात नहीं होता। ये चीज़ें रातों रात नहीं होती। जब हम प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर जाते हैं तो बीच में जो प्रोसेस है वो प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास है। इसी प्रकार से मध्यकाल से जब हम आधुनिकता की ओर जाते हैं, हम कहते हैं कि यूरोप आज आधुनिक है, आज विश्व आधुनिक है। तो ये विश्व आधुनिक रातों रात नहीं बना। यानी कि मध्यकाल से पूरी तरीके से आधुनिक होने के बीच की जो अवधि है, यही अवधि कहलाएगी प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम। ठीक है भाई, यहां पर पश्चिम का मतलब है यूरोप। तो समय के हिसाब से कितने भागों में हम इतिहास को बांट रहे हैं? 3 भागों में, एक अतीत, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक। लेकिन जो आधुनिकता की बिल्कुल शुरुआत है, यानी कि आधुनिकता अभी हमने पाई नहीं है, बिल्कुल इसके शुरुआती चरण में है, तो उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड के हिसाब से प्रारंभिक आधुनिक। और इस चैप्टर में हम यही बात करेंगे कि प्रारंभिक आधुनिक में, यानी कि जब आधुनिकता की शुरुआत हो रही है यूरोप में, तो यूरोप के समाज में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, यूरोप की अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, यूरोप की राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, व्यापारिक जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से करवट ले रही हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर की प्रस्तावना की बात करते हैं। जब हम चैप्टर की प्रस्तावना की बात करेंगे तो चैप्टर की प्रस्तावना हमें यह बताएगी कि किस प्रकार से प्रारंभिक आधुनिक जो पश्चिम है उसका अध्ययन कैसे शुरू हुआ। तो प्रस्तावना हमें यह कहती है कि जब हम 1970 के दशक की बात करते हैं, तब हम इस टाइम पीरियड की बात करते हैं। किसकी? प्रारंभिक आधुनिक की। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस दौरान बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे कुछ किताबों के नाम यहाँ पर दिए भी गए हैं। पीटर बर्क की है पॉपुलर कल्चर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। इसी प्रकार से एक किताब और है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। ऐसी एक किताब और है, सोसाइटी एंड कल्चर इन अर्ली मॉडर्न फ्रांस। तो ये जो किताबें हैं, ये बड़े पैमाने पर हमें बताती हैं कि आधुनिकता का विकास यूरोप में कैसे कैसे हुआ है। जिस मॉडर्न यूरोप को आज हम देखते हैं, उसकी शुरुआती अवस्था आधुनिकता से पहले कैसे थी। तो देखिए, जब हम आधुनिकता की बात करेंगे तो आधुनिकता में क्या होता है? आधुनिकता में ये होता है कि जो पहले की हमारी आर्थिक प्रणाली है, उसकी जगह अब एक नई आर्थिक प्रणाली लेगी, पहली चीज़। तो जब हम यूरोप का मध्यकालीन इतिहास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यूरोप में सामंतवाद था, फ्यूडलिज्म था। अब ये सामंतवाद क्या होता है? सामंतवाद में ये होता था कि एक शक्तिशाली व्यक्ति होगा जिसको राजा जमीन देगा और वो उस जमीन पर किसानों से खेती करवाएगा, बदले में वो राजा को अपनी सेना से सहायता देगा। शॉर्ट में दूसरे चैप्टर में इसकी बात हम पूरी तरीके से करेंगे कि सामंतवाद क्या होता है। तो सामंतवाद खत्म हो जाएगा और पूंजीवाद शुरू हो जाएगा। पहला परिवर्तन तो यह आएगा आधुनिकता में। फिर जो पहले सामान हाथों से बनते थे वो मशीनों से बनेगा, यानी कि मशीनीकरण हो जाएगा। मनुष्य भोग विलास की वस्तुओं का क्या करने लग जाएगा? वहन करने लग जाएगा। ज़्यादा उपभोग किस चीज़ का करेगा? भोग विलासी व्यक्तियों वस्तुओं का। दास प्रथा बढ़ेगी, लोग नौकर चाकर रखने लग जाएंगे। इसके साथ साथ लोग स्वतंत्रता समानता की बात करेंगे। अब लोगों का दृष्टिकोण ना धर्म के प्रति संकीर्ण नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति ना धर्म निरपेक्ष हो जाएंगे और वो सामाजिक संस्कृतियों की बात करेंगे। ये सब आधुनिकता में होती है बातें। तो ये आपकी प्रस्तावना कह रही है। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम को परिभाषित करने में क्या समस्याएं आई। 2020 के क्वेश्चन पेपर में एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम को परिभाषित करने में क्या क्या समस्याएं हैं। तो देखिए, प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम को परिभाषित करने की समस्या ये है, जब इतिहासकार इतिहास का अध्ययन करते हैं तो वो उनके सामने ये समस्या आती है कि इतिहास को बांटे कैसे, समय के हिसाब से बांटें या राजाओं के इतिहास के हिसाब से बांटें। एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया के हिसाब से समझाता हूँ आपको। जैसे जब हम भारत की बात करते हैं तो हम एक तरीका तो यह टाइम पीरियड के हिसाब से बांट दें। दूसरा तरीका हम कैसे बांटते हैं कि गुप्त काल के दौरान अर्थव्यवस्था कैसी थी, मौर्य काल के दौरान अर्थव्यवस्था कैसी थी, फिर मुगल काल के दौरान अर्थव्यवस्था कैसी थी, ऐसे हम टाइम पीरियड में बांट देते हैं। तो ऐसे ही ना यूरोप में भी समस्या आती है कि हम राजाओं के हिसाब से या फिर समय के हिसाब से बांटें। तो प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम को परिभाषित करने की समस्या यही है, जहां सबसे पहले में ये बताता है कि इतिहासकार अतीत की लंबी अवधि को युगों के आधार पर कैसे बांटें। समस्या ये है।
अवधि को अलग अलग तरीके से कैसे बांटे जो बिल्कुल वो सटीक हो, कि हाँ भाई इस डेट से ही आधुनिकता शुरू हुई थी, इस डेट से ही मध्यकालीन खत्म हुआ, इस डेट से ही एंशिएंट खत्म हुआ, ये सब चीज़ें कैसे हो पाए। तो कई बार कुछ इतिहासकार ऐसे होते हैं जो राजवंश से इतिहास को बांटते हैं। जैसे कि जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड में ट्यूडर वंश का शासन था, तो हम ये देखेंगे कि ट्यूडर वंश की शासन प्रणाली कैसी थी और आगे चल के शासन प्रणाली में क्या अंतर आया। तो जो वो अंतर आएगा उसके हिसाब से हम टाइम पीरियड को डिवाइड कर देंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका यह है कि हम समय के हिसाब से चलें कि 16वीं शताब्दी में क्या था, 17वीं शताब्दी में क्या था, 18वीं शताब्दी में क्या था। तो इस प्रकार जब हम समय की विशेषता की बात करते हैं, समय की अवधि की विशेषता की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ऐतिहासिक अवधि में समाज, संस्कृति, राजनीति और विचारों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार की एकता समाज में होती है। लेकिन ये सब चीज़ें कहनी बड़ी आसान है, लेकिन इतिहासकार इसे करे कैसे, ये बड़ी समस्या है। तो प्रारंभिक आधुनिक शुरुआत की तरह मध्यकालीन जो युग है, जिसे हम मध्य युग भी कहते हैं, इसमें इतिहासकारों द्वारा अंग्रेजी में एक पुस्तक है जिसका नाम है आधुनिकता, जो कि ये बताते हैं कि आधुनिकता में परिवर्तन ना 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। यानी कि जब 15वीं शताब्दी खत्म हुई और 16वीं शताब्दी 16th सेंचुरी शुरू हुई, तो आधुनिकता की शुरुआत यूरोप में हुई। इसके अलावा क्या बताया जा रहा है? इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जब हम आधुनिक काल की विशेषताओं की बात करते हैं तो कई बार स्थान और भौगोलिक स्थिति से भी उसके बारे में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे हम कैसे कह दें कि पश्चिम है, हम कैसे कह दें कि मॉडर्निटी पश्चिम से ही शुरू हुई है। विश्व में कोई भी घटना घट रही है, चाहे वो पूरब से शुरू हो चाहे वो पश्चिम से शुरू हो, वो पूरे विश्व को प्रभावित करती है। देखिए, अगर यूरोप में आधुनिकता आई थी तो उसने एशिया को प्रभावित किया, उसने अफ्रीका को भी प्रभावित किया, उसने अमेरिका को भी प्रभावित किया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मॉडर्निटी एक क्षेत्र में आती है तो अन्य क्षेत्रों को प्रभावित ना करे? ये भी बड़ी समस्या है, क्योंकि हम विश्व को तो बांट देते हैं पहाड़ों के आधार पर, नदियों के आधार पर, झीलों के आधार पर, झरनों के आधार पर, दिशाओं के आधार पर, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, जलवायु के आधार पर, लेकिन उसमें घटित होने वाली घटनाओं को हम कैसे बांटें, ये बड़ी समस्या है। तो प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम को परिभाषित करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं? तो राजवंश के आधार पर बांटें, या फिर समय के आधार पर बांटें, या भौगोलिक सीमाओं के आधार पर बांटें, या फिर उसका प्रभाव पड़ने के हिसाब से बांटें। ये इतिहासकारों के सामने समस्या आती हैं। आई होप सो आप ये समस्याएं समझ गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम की जब परिभाषा दे दी गई, हमें पता चल गया कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप कैसा था, तो अब उसकी विशेषताओं की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की बात करते हैं और उसकी विशेषताओं की बात करते हैं, तो हमारे सामने पहली घटना आती है पुनर्जागरण। जब हम पुनर्जागरण से पहले का इतिहास देखते हैं यूरोप का, तो वो क्या है? धर्म में बंधा है। सभी को नियंत्रण कौन कर रहा है? चर्च जैसा कह रहा है, लोग वैसे ही मान ले रहे हैं। लेकिन अब जनता ना ज्ञान विज्ञान की खोज कर लेगी, अब लोग तर्क की बात करेंगे, अब ना नए नए विचारों का जन्म होगा जिसे हम मानवतावादी विचारधारा कहेंगे। हालांकि इस विचारधारा में भी पुरुषों का दबदबा होगा। ये कहा जाएगा पुरुष स्वयं के इतिहास के निर्माता होते हैं, साम्राज्यों के निर्माता होते हैं, भाषा और ज्ञान के स्वामी होते हैं। तो ऐसे में जो पुरुष अश्वेत थे और जो महिलाएं थीं, इनको कोई भी स्थान नहीं दिया गया इतिहास में। इतिहास उनका लिखा गया जिन लोगों ने इतिहास की खोज करी, और वो श्वेत थे, वो पुरुष थे, इसलिए महिलाओं और अश्वेतों की अनदेखी की गई। खैर, जो भी हो, ये इस दौरान की विशेषताएं थीं। इसके अलावा निकोलस कोपरनिकस ने जो ब्रह्मांड के बारे में बताया कि पूरे के सारे ग्रह सूर्य के चक्कर काटते हैं, ये अपने आप में बड़ी क्रांतिकारी विचार था। क्योंकि उससे पहले पता क्या चलता था कि पूरे विश्व का केंद्र चर्च है, और चर्च पता क्या कहता था? चर्च ये कहता था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है। तो यानी कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर जा रहे हैं हम प्रारंभिक आधुनिक में। ये प्रारंभिक आधुनिकता की क्या है? विशेषता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। धर्म में कैथोलिक चर्च की शक्तियों को क्या दिया गया? आलोचना की गई, उसे चुनौती दी गई। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो हुई प्रारंभिक आधुनिक में, वो ये हुई कि बहुत सारे यात्रियों ने ना बाहर की समुद्री यात्राएं करनी शुरू कर दी। परिणाम ये हुआ कि अमेरिका की खोज हुई, भारत जाने वाले रास्तों के बारे में पता चल पाया। जैसे हम सभी जानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की और वास्को डिगामा ने भारत आने वाले रास्ते की खोज की। तो ये प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम को परिभाषित करने वाली विशेषताएं हैं, जो ये बताती हैं कि ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि हम मिडाइवल से हम किस ओर जा रहे हैं, मॉडर्न की ओर जा रहे हैं, मध्यकाल से हम किस ओर जा रहे हैं, आधुनिकता की ओर जा रहे हैं।
इसके अलावा क्या विशेषताएं थी? तो देखिए, एकल शक्ति केंद्र का अभाव। इस दौरान ना कोई भी ऐसी पावर नहीं थी, कोई भी ऐसी सेंट्रलाइज पावर नहीं थी जो सबको एकजुट करके रख सके। यूरोप का इतिहास ऐसे था जिसमें छोटे छोटे राज्य थे हमारी तरह। जैसे भारत में 565 रियासतें थी ना, छोटे छोटे राजा थे, वैसे यूरोप में भी ना छोटे छोटे नगर राज्य थे इस दौरान। तो कह रहा है जब हम पश्चिम के इतिहास की बात करते हैं तो प्रारंभिक आधुनिक दौर में या उसके बाद जब आधुनिकता का उदय हुआ तो उस समय कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं था जिसका दबदबा सारे क्षेत्रों में हो। छोटी छोटी सत्ताएं थीं, छोटी छोटी शक्तियां थीं, क्षेत्रीय साम्राज्य थे, राष्ट्रवाद की भावना ज़्यादा नहीं थी लोगों में। तो इसकी वजह से ना ये क्षेत्र लंबे समय तक स्थायी नहीं रह पाए। आगे चल पर इनके आक्रमण हुए और ये साम्राज्य पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। इनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रचनाएं क्या हो गई, बिल्कुल बदल गई। तो सबसे पहली बात क्या थी, सेंट्रलाइज पावर नहीं थी। दूसरी बात ये थी नागरिक समाज की मजबूत परंपरा, यानी कि भले ही लोग एक बड़े क्षेत्र में ना रहते हों लेकिन छोटे छोटे क्षेत्रों के अंतर्गत उनकी सोसाइटी पूरी तरीके से बनी हुई थी और वो उसी सोसाइटी में बंधे हुए थे, उसी सोसाइटी के लिए जीते थे और उसी सोसाइटी के लिए मरते थे। क्योंकि यूरोप में चलता था सामंतवाद। सामंतवाद को जो अधिकार देता था वो राजा देता था, उसे जागीर प्रदान की जाती थी, जमीनें प्रदान की जाती थी और उस जमीनों पर वो क्या करता था, बहुत सारे कृषि दासों को रखता था और वो उसके लिए खेती करते थे। इसके अलावा वो उसके घरों पर भी काम करते थे, किसके, सामंत के, और इसके लिए उन्हें ना कोई पैसा नहीं दिया जाता था। बदले में सामंती राजा के प्रति वफादार होने का वादा करता था और ये कहता था युद्ध के दौरान मेरी सेनाएं आपकी सहायता के लिए रहेंगी। तो ऐसे में जितनी भी जागीरें एक सामंत की होंगी उस क्षेत्र के लोग उस सामंत के अधीन हो गए। तो ऐसे में जो समाज था वो एकजुटता हो, इसका प्रॉफिट ये था कि समाज एकजुट हो गया। लेकिन यही समाज आगे चलकर विरोध करेगा, यही समाज आगे चलकर आंदोलन करेगा और सामंतवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और यहीं से पूंजीवाद की शुरुआत होगी। तो आपकी किताब यही कहती है कि सामाजिक व्यवस्था के अंदर ना जब कोई शक्तिशाली संस्था नहीं होती तो नागरिक समाज बहुत मजबूत होता है कई बार, और यही मध्य युग की विरासत थी यूरोप के लिए। सामंतवाद स्थानीय शक्तियों को कुलीन वर्ग के खिलाफ अधिकार जीतने और सत्ता के केंद्रीकरण की सीमा को स्थापित करने से नहीं रोक पाया। भले ही सामंतवाद कितना ही प्रभावशाली था भाई, भले ही कुलीन वर्ग कितना ही प्रभावशाली था, भले ही वो जनता का शोषण करते थे, फिर भी वो जनता के विरोध को नहीं रोक पाए, फिर भी वो जनता की एकजुटता को नहीं रोक पाए। संगठित नागरिक समाज में बहुत सारे समूहों का उदय हुआ, जैसे व्यापारियों का, शिल्प श्रमिकों का, बुद्धिजीवियों का, जिनके साथ आगे चलकर सामंतियों को अपनी शक्ति को बांटना पड़ा। इसी वजह से यूरोप में सामंतवाद का पतन हो गया। तो हम जब प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम की बात करते हैं तो इसमें लगातार नागरिक समाज आंदोलनों की बात करते हैं, लगातार लोग अपने अधिकारों के लिए डिमांड कर रहे हैं, हम इसकी बात करते हैं, लगातार लोग विशेष अधिकारों की डिमांड कर रहे हैं, धर्म के जो दबदबा है उसका विरोध कर रहे हैं और भविष्य की प्रगति के विचार की बात कर रहे हैं। चैप्टर में अगली हेडिंग है व्यक्तिगत और सामूहिक के बीच प्रतिवाद। तो देखिए, बात यह थी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज हुई है या फिर सामूहिक स्वतंत्रता की खोज हुई है। ये व्यापक रूप से माना जाता था कि व्यक्ति के विचार का जो आविष्कार है ना वो पश्चिम ने किया है, यानी कि यूरोप ने किया है। ये व्यक्तिगत मुक्ति के लिए खोज में ना ईसाई धर्म का केंद्रीय विषय था, यानी कि व्यक्ति अगर अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करेगा तो वो किसके पास जाएगा, चर्च के पास जाएगा। ये पश्चिमी दर्शन और नैतिकता का आधार था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते भाई कि जो व्यक्ति की मुक्ति का प्रयास चर्च कर रहा था वो सिर्फ पश्चिम की देन है। ऐसा लगभग हर सभ्यता में पाया जाता था। हर प्राचीन सभ्यता की आप बात करोगे तो धर्म ही व्यक्ति की मुक्ति का खोज कर रहा था। तो ये तो बेकार की बात है, ये हम नहीं मान सकते। इसके बीच इसलिए इस पर क्या है, विवाद है। लेकिन आगे चलकर व्यक्ति की प्रमुखता पर बड़े पैमाने पर चर्चा की गई और ये पता चलता है कि उदारवाद के दौरान, पूंजीवाद के दौरान बड़े पैमाने पर व्यक्ति का विकास हुआ है, व्यक्तिवाद की बात की गई है। धर्म सुधार के माध्यम से भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है, जहाँ पर कैल्विन के व्यवसाय के विचार के बारे में बताया भी जाता है। कैल्विन का विचार ये कहता है व्यवसाय या आजीविका की जो धारणा है ये धार्मिक अवधारणा है, यानी कि ईश्वर द्वारा ये कार्य निर्धारित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनपसंद का रोजगार कर सकता है, अपनी मनपसंद का व्यवसाय कर सकता है। भले ही व्यवसाय की धारणा नहीं थी, लेकिन सांसारिक मामलों में जो हमारा कर्तव्य था ये पहले से ही विद्यमान था कि हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है वो उसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो कुछ ना कुछ कार्य करता है। ये सभी बातें उस समय आधुनिक पश्चिम में हो रही थी। आगे चलकर कुछ और विचारक आए, जैसे कि मैक्स वेबर का तर्क है कि व्यवसाय की अवधारणा कोई नया विचार जो है वो धर्म सुधार का परिणाम था। ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन की धारणा थी।
व्यवसाय की धारणा नहीं थी जिसमें सांसारिक मामलों में कर्तव्य की पूर्ति का मूल्यांकन शामिल था, जो व्यक्ति की नैतिक गतिविधि के रूप में उच्चतम रूप ले जा सकता था। इसमें डेली रूटीन दैनिक दुनियादारी की धार्मिक महत्व दिया गया था और व्यक्ति को भगवान द्वारा स्वीकार होने के लिए दुनिया में अपनी स्थिति के दायित्व को पूरा करना अनिवार्य था। वेबर यह भी कहता है कि व्यवसाय की अवधारणा पहली बार मार्टिन लूथर द्वारा विकसित की गई थी, जहां पूंजीवादी भावना के अनुकूल तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जो लूथर की शिक्षाएं थी वो पूंजी और मुनाफा अर्जित करने का विरोध करती थी। लूथर ये कहता था कि ना ब्याज लगाकर पैसा नहीं कमाना चाहिए। जब आप आगे चैप्टर में धर्म सुधार पढ़ोगे तब आप लूथर के विचारों को पढ़ोगे। आगे चलकर कैल्विन, वेस्ले और अन्य की शिक्षाएं भी आत्मा के उद्धार से संबंधित थी, लेकिन इन शिक्षाओं के परिणाम ऐसे थे जो कि अप्रत्याशित थे। वेबर का तर्क है कैल्विन जैसे सुधारों के लिए प्यूरिटन संप्रदाय और मैनो, जॉर्ज फॉक्स, वेस्ले ऐसे पुरुषों के लिए व्यवसाय की स्पष्ट अभिव्यक्ति को इस तरीके से देखा जाता है जिसमें पूंजीवादी भावना से विकास का संबंध था। अर्थात इन लेखकों की जो शिक्षाएं हैं वो नैतिक संस्कृति, मानवतावाद, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक आदर्शों की ओर निर्देशित नहीं थी, लेकिन इनकी शिक्षाओं के अनपेक्षित जो परिणाम थे वो पूंजीवादी भावना का उसमें विकास था। ऐसे बहुत सारे समूह हैं यहाँ पर, जैसे कि फ्रांस में ह्यूगे नोटस समूह, जेनेवा का कैल्विनवादी समूह, हॉलैंड का रिफॉर्म चर्च, इंग्लैंड और न्यू इंग्लैंड के प्यूरिटन और स्कॉटलैंड के उत्तर अमेरिका के प्रेस्बिटेरियन चर्च। तो ये माना जाता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता की बात यहाँ पर की गई है। आगे चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और यहाँ से अगला प्रश्न बनता है चैप्टर में, एक वैश्विक उन्मुखीकरण का निर्माण और भौगोलिक अन्वेषण का युग। यानी कि यहाँ पर यह बताया जाएगा कि किस वजह से यूरोपीय लोगों ने समुद्री यात्राओं की ओर रुख किया और नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों करी। तो देखिए, यूरोपीय लोगों ने ना व्यापारिक मार्गों की खोज इसलिए की क्योंकि उनके पास धन संपदा बहुत ज़्यादा थी और ऐसे में वो निवेश करने के लिए उन्हें दूसरे क्षेत्रों की जरूरत थी। सबसे पहली बात तो यही थी। इसके अलावा साम्राज्यवाद, वो अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, दूसरी बात ये थी। लेकिन जो सबसे मेन रीज़न है ना, सबसे मेन रीज़न वो ये है कि एशिया और यूरोप को ना अरब जोड़ रहा था। तो ऐसे में जो अरब व्यापारी थे ना वो एशिया से मसाले बड़े पैमाने पर खरीदते थे और इटली के शहर वेनिस को भेजते थे। अब वेनिस क्या करता था, वो यूरोप के अन्य क्षेत्रों को ये चीज़ें बेचता था। तो ऐसे में वेनिस ना बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा, तो यूरोप के जो अन्य देश थे वो इससे एशिया करने लगे और उन्होंने सोचा कि हम भी एक रास्ता ढूंढे जो सीधा एशिया से जुड़े, क्योंकि अरब देशों से होकर तो ये जा ही नहीं सकते थे। ऐसे में ये बहुत बड़ी बात थी जो पुर्तगाल के राजा ने सोचा कि अब हम भारत की ओर जाने वाले मार्ग की खोज करेंगे। तो ऐसे में स्पेनिश लोगों ने और पुर्तगाली लोगों ने क्या करा, व्यापारिक मार्गों की खोज शुरू कर दी, जिसमें कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी और वास्को डी गामा ने भारत जाने वाले रास्ते की खोज की। तो यहाँ से यहाँ तक यही बताया जाएगा कि प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम में विश्व नई नई जगह की ओर, नए नए रास्तों के निर्माण की ओर रुझान दिख रहा है। ये एक विश्ववादी दृष्टिकोण था कि विश्व में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विश्व में और भी सभ्यताएं हैं, विश्व में और सारी संस्कृतियां हैं और उन सबको हमें देखना है। राजनीति और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना है और अभिजात वर्ग यानी कि उच्च वर्ग के लोग तो इस बात से परिचित हो ही रहे थे, वो जानना चाहते थे देश के बाहर क्या है। अन्य को अक्सर डरने और हमला करने वाले उपनिवेश बनाने, उन पर हावी होने और दूर रखने के रूप में देखा जाता था। केवल पश्चिमी शक्तियों को ही अन्य लोगों में रुचि विकसित नहीं हुई थी, अन्य लोगों के अंदर भी जिज्ञासा थी कि हाँ, इस धरा पर और भी संस्कृतियां हैं और हमें उनके बारे में जानना चाहिए। जैसे आज हमारे सामने, आज हम ये सोचते हैं कि एक ब्रह्मांड और है, उसकी खोज की जाए, ऐसी उस समय ना इन लोगों के अंदर यह था कि और भी संस्कृतियां हैं, उनसे हम मेल मिलाप कैसे करें। इसलिए बड़ी बड़ी खोज हुई, अमेरिका की खोज हुई, एशिया की ओर जाने वाले रास्तों की खोज हुई और इन खोजों का परिणाम ये रहा कि उन मूलवासियों से, जो वहाँ के लोग थे, उनसे इनकी झड़पें हुई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के मूलवासियों को उनके घर से ही खदेड़ दिया इन लोगों ने, जबकि भारत को उपनिवेश बना लिया गया। ये प्रारंभिक आधुनिक था यूरोप का। तो यहां से यहां तक यही लिखा हुआ है। आगे व्यापार, उपनिवेश और वाणिज्यवाद की बात की गई है कि 1500 से लेकर 1600 सदियों में पुर्तगाल और स्पेन ने यूरोपीय देशों ने और अमेरिका और पूर्व में कई व्यापारिक चौकियों का निर्माण किया और उपनिवेशों की स्थापना करी, जिसकी बात मैंने पहले बता दी है। यानी कि जब ये खोजी यात्राएं हुई, नई नई जगहों के बारे में पता चला, तो वो लोग बेचारे ना मतलब सभ्यता तो नहीं थी उनके पास, लेकिन वो बड़े दयालु थे, बहुत सीधे साधे थे। वो इन यूरोपीय लोगों की ना लालच को नहीं समझ पाए
तो ऐसे में जो सोने की खोज थी, इस वजह से ना इन सभी लोगों को क्या कर लिया गया, उपनिवेश बना लिया गया। व्यापारिक चौकियों का विकास किया गया। यूरोपीय लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि दर्ज की। बड़े पैमाने पर यहाँ से कच्चा माल ले जाया गया। बड़े पैमाने पर सोने और चांदी के जो यहाँ पर भंडार थे, उनकी आपूर्ति इन्होंने क्या कर ली, अपने देशों में कर ली और व्यापार को संतुलन बढ़ाने की कोशिश की सोने और चांदी के भुगतान से। तो व्यापार संतुलन जिसे कहते हैं जब आयात और निर्यात बराबर हो। जब आयात और निर्यात बराबर होगा तो उसे हम बोलेंगे व्यापार संतुलन। लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा हो, एक्सपोर्ट कम हो रहा हो, तो व्यापार हमेशा होगा घाटे पर। तो व्यापार, उपनिवेश और वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया गया। इन्होंने सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, नहरों का निर्माण किया। नए नए उद्योगों को सब्सिडी दी ताकि पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाए, औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया जाए। आधुनिक पश्चिम की एक और विशेषता थी दास व्यापार में वृद्धि। जब खोजों का युग चल रहा था, अन्वेषण का युग चल रहा था, तो बड़े पैमाने पर दास व्यापार का भी उद्भव हुआ। क्योंकि इन उपनिवेशों से, अमेरिका से, अफ्रीका से बड़े पैमाने पर लोगों को बंदी बनाकर ले जाया जाता था। चाय गन्ने के बागानों में खेती करवाई जाती थी, रोपण कृषि में खेती करवाई जाती थी। इनसे घरेलू नौकरों के रूप में इनका यूज़ किया जाता था। क्योंकि अब यूरोपीय देशों को ये लगने लगा कि वो भोगविलासी जीवन जीने के अधिकारी हैं। कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान प्रत्येक वर्ष लगभग 1000 दास पुर्तगाल से पुर्तगाल ले जाए गए। यानी कि पुर्तगाल लगभग 1000 दास हर साल लेकर आता था अपने उपनिवेशों से। 1490 के दशक में अमेरिका की खोज हुई जब, और गन्ना बागानों की स्थापना हुई, तो दासों की मांग बहुत ज़्यादा बदल गई। दासों की मांग बहुत डिमांड होने लगी। 16वीं शताब्दी के दौरान गन्ने को उगाने के लिए ब्राजील के तट पर और कैरिबियन द्वीपों पर, यानी कि वेस्ट इंडियन द्वीपों पर बड़े बड़े कृषि क्षेत्र स्थापित किए गए, जिसकी वजह से मजदूरों की डिमांड हुई। अब जब मजदूरों की डिमांड हुई तो बड़े पैमाने पर दासों को लाया गया। इसके अलावा जब महामारी फैली और बहुत सारे लोग मर गए, तो दास प्रजनन को बढ़ावा दिया गया। तो 1518 में एक स्पेनिश जहाज ने अफ्रीकी दासों को, पहली नाव को अफ्रीका से सीधे अमेरिका तक पहुंचाया। अगली 200 सालों तक दास व्यापार में कई गुना बढ़ावा मिला और बड़े पैमाने पर अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से दासों को यूरोप के अन्य देशों में भेजा जाता था। और भी उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं। 16वीं शताब्दी के दौरान लगभग 2,75,000 अफ्रीकी दासों का निर्यात किया गया। हर साल 2000 दास अकेले अमेरिका भेजे जाते थे। 17वीं शताब्दी में कुल व्यापार का 1 मिलियन से ऊपर चढ़ गया और 18वीं शताब्दी में 6 मिलियन तक बढ़ गया था ये दास व्यापार। जैसा कि हम सभी जानते हैं इतिहास में दास प्रथा कितनी अत्याचारी प्रथा थी। दासों को तो मनुष्य समझा ही नहीं जाता था। ये सब आधुनिक पश्चिम की विशेषताएं हैं। आधुनिक पश्चिम की आधुनिकता की एक और विशेषता यहाँ बताई जाती है, मुद्रण और सूचना संचार। देखिए, मुद्रण का मतलब है छापे खाने का आविष्कार हुआ। गुटेनबर्ग का नाम हम सभी जानते हैं। वैसे तो चीन से शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका प्रभाव यूरोप में देखा गया। तो देखिए, जब टाइपिंग होगी, मुद्रण का प्रचार प्रसार होगा, तो पहले ना किताबें हाथों से लिखी जाती थी, जिन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। लेकिन अब टाइपिंग मशीन से होंगी, मशीनरी का यूज़ किया जाएगा। तो जो पहले किताबें बहुत महंगी थी, केवल उच्च वर्ग के लोग ही उसे पढ़ सकते थे, उच्च वर्ग के लोगों तक इनकी पहुँच थी। अब वो मध्यम वर्ग तक पहुँच जाएगी, अब वो छोटे लोगों तक भी पहुँच जाएगी, निम्न वर्ग तक भी पहुँच जाएगी। और ऐसे में समाज में एक नए वर्ग का उदय होगा, साक्षर वर्ग का। पढ़ लिख सकने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और ऐसे में समाज में एक मध्यम वर्ग का उदय होगा, एक कामकाजी वर्ग का उदय होगा। मुद्रण जीवन के ना सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। किताबें जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। किताबें अंधकार से ना उजाले की ओर ले जाती हैं। सस्ती किताबें थी तो धर्म और संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। जहाँ पहले चर्च ना लोगों को उल्टा सीधा करके अपने आप में नियंत्रित रखता था, लेकिन अब लोग किताब पढ़ के ना चर्च से तर्क करने लगे। अब लोगों की विवेक जाग गया, लोग विवेकशील हो गए। तो कह रहा है साक्षरता पहले एक विशेष अधिकार थी केवल उच्च लोगों का, लेकिन किताबों के छपने से, किताबों के बढ़ने से घर घर तक किताबें पहुंची और बड़े पैमाने पर लेखन कला का विकास हुआ, साहित्यों का विकास हुआ, चित्रकला का विकास हुआ। परिणामतः जन साधारण में जागरूकता बढ़ी और लोगों ने आंदोलन भी किए और लोगों के अंदर मानवतावाद और पुनर्जागरण की विचारधाराएं भी आईं। किसके माध्यम से? मुद्रण और कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन में बड़े पैमाने पर मानचित्रों का निर्माण किया गया। व्यापारिक जो मार्ग थे उनके बारे में लोगों को बताया गया, जिससे सभी लोग दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने से जुड़ने लगे। इसके साथ साथ आगे बात की गई है कि प्रारंभिक आधुनिक समाज कैसा था, यानी कि प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम में समाज कैसा था। तो जब हम मध्य युग की बात करते हैं तो मध्य युग में यूरोप में 3 श्रेणियाँ थी समाज में। पहले नंबर पर आते थे पादरी, यानी कि चर्च के फादर। दूसरे नंबर पर आता था कुलीन वर्ग, यानी कि बड़े बड़े सैन्य अधिकारी और राजा।
और तीसरे में आते थे निम्न श्रेणी के लोग, जिसमें किसान, कृषिदास और कारीगर होते थे। तो जो ये मध्य युग का हिसाब किताब था यूरोप में, ये असमानता पर आधारित था, ये धर्म के आधार पर था, ये सामाजिक संरचना को समझने का एक सरल दृष्टिकोण था, ये संपत्ति के आधार पर था, ये शक्ति के आधार पर था। जिसके पास संपत्ति और शक्ति वो उच्च वर्ग में है, जिस पे संपत्ति और शक्ति नहीं है, जागीर नहीं है, जमीनें नहीं है, व्यापार नहीं है, वो निम्न वर्ग में है। तो समाज की संरचनाओं की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दी हैं। कुछ कहते हैं कि कुछ लोग महान थे, कुछ अमीर थे, कुछ मध्य क्रम में थे, कुछ काम करने वाले व्यवसायी थे, कुछ गांव के लोग किसान थे, कुछ गरीब थे, और कुछ लोग दुखी थे, हमेशा अभाव में रहते थे। हालांकि आधुनिक पश्चिमी समाज के प्रारंभ में समाज में अभिजात्य वर्ग का, यानी कि सरकारी वर्ग का, कुलीन वर्ग का, अमीर लोगों का दबदबा था। भूमि और संपत्ति पर इन्हीं का स्वामित्व था। बड़े बड़े व्यापारी और बैंकर भी इसी समाज से थे। कुछ व्यापारी कुलीन वर्ग की तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, उन्होंने तो समाज को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। समाज धीरे धीरे ना परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। विद्वानों के भीतर ना इस चीज़ को लेकर बहस है, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि कृषि दास्ता की संस्था कमज़ोर हो गई थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं नहीं, समाज में दास्ता और ज़्यादा बढ़ गई थी। पुरुष व्यापार और राजनीति की दुनिया पर हावी थे, जबकि महिलाएं केवल घरेलू क्षेत्रों तक थीं। उन्हें माताओं के रूप में और बच्चों पर भावनात्मक शक्ति के रूप में ही माना जाता था। लेकिन धनी वर्ग की महिलाएं बड़े बड़े परिवारों को संभालती थीं। कुलीन वर्ग की पत्नियां अपने पति की जागीरों की भी देखभाल करती थी। यानी कि निम्न वर्ग की महिलाओं के साथ ही शोषण होता था। देखिए, समाज में शोषण उसके साथ होता है जो गरीब है, अमीरों का शोषण नहीं होता है। आगे है वाणिज्यिक क्रांति, यानी कि जो व्यापारिक क्रांति हुई, इसके क्या परिणाम रहे। तो जैसा कि हम समझ जाते हैं, आधुनिकता के दौरान बड़े पैमाने पर कारखानों में मशीनों से सामान बनने लगा। तो जब मशीनों से सामान बहुत तेज गति से बनेगा तो मेले बढ़ेंगे जहाँ पर सामानों को बेचा जाएगा, शहरों का विस्तार होगा, पुस्तकों के उत्पादन में वृद्धि होगी, जनसंख्या भी तेज गति से बढ़ेगी और नगरीकरण का विकास होगा। ये माना जाता है कि सन 900 में पश्चिमी यूरोप में लगभग 1% आबादी केवल 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में रहती थी। लेकिन 1500 तक आते आते लगभग 8% से भी ज़्यादा आबादी कहाँ रहने लगी, शहरों में। ये सब व्यापारिक क्रांति का क्या था, परिणाम। व्यापारिक क्रांति की वजह से मुद्रा बाजार को बढ़ावा मिलेगा, बैंकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, स्टॉक कंपनियों का विकास होगा, नए नए आविष्कार होंगे, नई नई होल्डिंग कंपनियां होंगी, नकदी को बढ़ावा मिलेगा, मुद्रा का प्रचार प्रसार होगा। ये सब क्या है, वाणिज्यिक क्रांति के परिणाम। और जो लोग कृषि कार्यों में थे वो अब क्या आ जाएंगे, औद्योगिक कार्यों में काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत होगी, विदेशी मुद्रा की बात की जाएगी, आयात और निर्यात होंगे, कच्चा माल दूसरे देशों से आएगा। ये सब किसका परिणाम होगा, वाणिज्यिक क्रांति का। इसके साथ साथ आधुनिक पश्चिम की एक और विशेषता हमारी किताब में अंतिम दी गई है, सामाजिक संस्थाएं और विश्वविद्यालय। किसी भी समाज में परिवर्तन के लिए विश्वविद्यालय और सामाजिक संस्थाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, चाहे वो प्रारंभिक काल की बात हो, चाहे अतीत की हो, चाहे आज की हो। किसी भी देश में विचारों का आदान प्रदान संस्थाएं और विश्वविद्यालयों के माध्यम से होता है। ये विश्वविद्यालय होते हैं जो युवाओं के मस्तिष्क को बदलते हैं। ये डिग्रियां करके लोग पेशेवर, डिग्रियां ले लेकर लोग पेशेवर बनते हैं। ये समाज के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लोग बाग, अगर वो पढ़कर पास हो रहे हैं तो। डिग्री के बाद वो समाज में जो उनकी भूमिका है, वो भूमिका समाज के विकास के लिए एक अहम भूमिका अदा करती है। तो विश्वविद्यालयों में कला, धर्मशास्त्र, कानून, चिकित्सा, इन सब की शिक्षा दी जाती है, जिसकी वजह से जहाज निर्माण हुआ, कृषि और पशु चिकित्सा में बढ़ावा मिला, तकनीकों को बढ़ावा मिला। तो समाज के विकास में इन सामाजिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों का भी योगदान रहा। तो ये आपका चैप्टर है। आगे इस चैप्टर का एक सारांश दिया हुआ है, चैप्टर यहीं फिनिश होता है। तो इस चैप्टर से अगर कोई प्रश्न आता है तो आई होप सो इन प्रश्नों का उत्तर आप देने में सक्षम हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ जाए कि प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम में वाणिज्यिक क्रांति का क्या प्रभाव था, या फिर क्या मुद्रण के आविष्कार ने ज्ञान को साझा किया। ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करेंगे, वहाँ से भी आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।